हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति, ठीक है, या ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं इसको। ठीक, तो इस चैप्टर को हम 2 से 3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे और आज का जो मेन लेक्चर हमारा होगा वो होगा जिसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो कोणों को मापते कैसे हैं, मतलब वो पद्धतियाँ कौन सी हैं जिससे कोणों को मापते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, तो देखिए भाई क्या है आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो समझिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर त्रिकोणमिति होती क्या है, ठीक है, या त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं। उसके बाद हम कोण पढ़ेंगे, ठीक, कि कोण किसे कहते हैं, इसकी एक सिंपल परिभाषा पढ़ेंगे हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, और उसके बाद सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये हमारा मेन है आज के लेक्चर में। इसको हमने मेनली कवर करना है, ठीक है, कि कोणों के मापन की पद्धतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, 3 पद्धतियां हैं, तीनों पद्धतियों को अभी हम देखेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय लगती है उसका फॉर्मूला देखेंगे और समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री कहते किसे हैं, तो इसकी सिंपल परिभाषा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों को जो हम पढ़ते हैं तो उसको हम त्रिकोणमिति का नाम देते हैं। क्या कि एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये मैथ की वो ब्रांच है जिसमें हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं और कोणों के बीचों का संबंध पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है। 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बनी है, क्या, ट्रायोगोनिया और मेट्रॉन। ठीक है, इन तीनों शब्दों का हम एक एक करके मतलब समझते हैं। देखिए ट्रायो का मतलब होता है 3 या थ्राइस, उसको हिंदी में 3 बोलते हैं। ठीक है, गोनिया मतलब एंगल, ठीक, एंगल या फिर कह सकते हैं आप कोण। और मेट्रॉन मतलब जैसे एक मेट्रोलॉजी शब्द आता है वो भी यहीं से निकल के आता है। मेट्रॉन मतलब होता है मेजर करना या फिर मापना। तो या तो हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की या तीन भुजाओं वाली जो एक आकृति है, 3 भुजाओं वाली जो एक क्लोज्ड आकृति है, उसमें उसके कोणों के साथ भुजाओं का जो संबंध बनता है उसको पढ़ने के लिए जो ब्रांच यूज होती है उसे हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब आइए, अब हम समझते हैं कि एंगल किसे कहते हैं या कोण किसे कहते हैं। ठीक, तो भाई देखिए कोण अगर आपको समझना है तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, या चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां से मान लीजिए आपके पास एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है आपके पास, ठीक, और इससे आपने एक रेखा बना ली है, क्या, O और P, यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से आपने P एक रेखा बना ली। अब अगर ये आप OP रेखा को इसको आप इनिशियल साइड कह दो, इनिशियल साइड या फिर प्रारंभिक भुजा, क्या कह रहे हो आप इसको, इनिशियल साइड या प्रारंभिक भुजा, इनिशियल साइड या फिर प्रारंभिक भुजा। अब इसको अगर हम रोटेट कर दें या फिर क्या कहें कि इसको घुमा दें, ठीक है, तब जैसे OP है हमारा, इस OP को अगर हम ऐसे रोटेट कर दें किसी, ठीक है, आपने ऐसे रोटेट कर दिया तो अब ये आपकी वही भुजा OQ हो गई। तो ये जो रोटेशन आया, ये रोटेशन, ये इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम कोण बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ रोटेशन अबाउट इनिशियल पॉइंट, ठीक है, मेजर ऑफ रोटेशन अबाउट इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ठीक है, या कह सकते हैं आप कि घुमाव का जो मापन होता है उसकी मात्रा को हम कोण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कोण कह देते हैं। ठीक है, देखिए यही आपकी पूरी स्लाइड में लिखा हुआ है। ठीक,
यही आपकी पूरी स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, एक बिंदु पर एक सरल रेखा के परिक्रमा करने से कोण बनता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है कि इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक की घुमाव की मात्रा ही कोण की माप कहलाती है। तो भाई देखिए ये आपका इनिशियल साइड था और ये आपका टर्मिनल साइड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, टर्मिनल साइड, ठीक है, ये हो जाता है आपका टर्मिनल साइड। तो इसी को हम बोलते हैं कोण, ठीक है, या कोण का मापन। अब देखिए कोण भी दो तरह के बनते हैं। कोण भाई रोटेशन जो आप कर रहे हैं, वो आप दोनों तरफ कर सकते हैं ना। जो आप रोटेशन कर रहे हैं वो दोनों तरफ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने ये एक इनिशियल पॉइंट लिया था, ठीक है, ओपी मैंने लिया था ओपी। तो अब भाई मैं इसको चाहूं तो इधर भी घुमा सकता हूं और इसको मैं चाहूं तो इधर भी तो घुमा सकता हूं। अगर ये बनता है तो ये भी एक रोटेशन कहलाएगा, और अगर इधर आता हूं तो ये भी एक रोटेशन कहलाएगा, सही है ना। तो हम दोनों तरफ बना सकते हैं। इसी के आधार पर कोणों को दो भाग में विभाजित किया गया है। एक धनात्मक कोण, एक होता है हमारा क्या, धनात्मक कोण या उसे पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और दूसरा हमारा होता है ऋणात्मक कोण या उसे हम बोलते हैं निगेटिव एंगल, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें समझिए कि धनात्मक कोण किसे कहते हैं और ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं। देखिए आपके पास एक अगर घड़ी जो होती है, घड़ी, ठीक है, या इसे कह दीजिए आप वॉच जो होती है, ठीक, ये होता है आपका 12, 6, 9 और 3, ठीक। तो इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन या रोटेशन का साइड क्या होता है भाई, ऐसे घूमती है ना ये। तो ये जो ऐसे घूमती है इसको हम नाम देते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या नाम देते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक। तो अब देखिए क्या कहता है कि जब कोण का मापन घड़ी की दिशा के विपरीत होता है तो कोण हमेशा पॉजिटिव होता है। घड़ी के दिशा के विपरीत, यहां पे देखिए, यहां पे आप देखिए घड़ी की दिशा किधर है भाई, घड़ी की दिशा तो ऐसे चलती है ना, ठीक है, लेकिन यहां पे हमारा कोण कैसे बना हुआ है, इसके विपरीत। तो घड़ी की दिशा के विपरीत जब होता है तो उसे हम नाम देते हैं धनात्मक कोण या फिर कहते हैं हम पॉजिटिव एंगल, ठीक है। क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल। तो यहां पे जब थीटा को कहते हैं तो हम यहां थीटा को प्लस थीटा के रूप में दिखाते हैं। इसी तरह देखिए ऋणात्मक कोण या फिर निगेटिव एंगल क्या होते हैं भाई, तो जब कोण का मापन घड़ी के दिशा में होता है, मतलब क्लॉकवाइज होता है, जब हमारा घड़ी की दिशा में चले, मतलब हम ऐसे घूमें। तो यहां पे देख लीजिए ये थी हमारी प्रारंभिक साइड, ठीक है, ये है हमारी टर्मिनल साइड। हमारा घुमाव किधर हुआ है, इधर की तरफ, इधर ही की तरफ हुआ है ना भाई, तो यही तो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है निगेटिव एंगल, या इसे ऋणात्मक कोण करते हैं, और अगर इसे डिनोट करना है तो माइनस थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंपली एक एक पॉइंट को आप लोग समझते चलिएगा, बहुत ही आसान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, चलिए। तो भाई हमने कोण समझ लिया क्या होता है, और फिर कोण दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल और एक निगेटिव एंगल। अब आइए, अब हम देखते हैं कि कोणों के मापने की जो पद्धतियां जो हैं, मतलब कौन कौन सी पद्धति से इनको हम मापते हैं या क्या क्या इसको नाम देते हैं, ठीक। तो वो हमारी मेनली तीन पद्धतियां हैं, मेनली हमारी तीन पद्धतियां हैं। कौन कौन सी, पहली है साष्टिक पद्धति, ठीक है, या सेक्सिजमल सिस्टम, इसको डिग्री सिस्टम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको डिग्री सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा सताश पद्धति या फ्रेंच पद्धति, फ्रेंच सिस्टम। तीसरा हमारा वृत्तीय पद्धति या फिर सर्कुलर सिस्टम, इसे हम रेडियन पद्धति भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, रेडियन, इसे हम रेडियन पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब बचपन से जो आप प्रोटेक्टर या कहिए कि चांदे से, बचपन से जो आप चांदे से एंगल्स मेजर कर रहे हैं, ठीक है भाई, कर रहे हैं ना इसको मेजर, तो वो आप किस में कर रहे होते हैं, वो आप कर रहे होते हैं डिग्री में। क्यों, ये तो डिग्री में ही मेजर हो रहा होता है ना भाई,
ठीक है। तो हम जो शुरुआत से अभी तक यूज कर रहे होते हैं वो होता है हमारा डिग्री। तो सबसे पहले चलिए हम डिग्री ही देखते हैं, मतलब कि ये शास्त्रीय पद्धति या डिग्री पद्धति को ही पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या होती है। तो देखिए क्या होता है, शास्त्रीय पद्धति में एक समकोण को, एक समकोण मतलब 90 डिग्री को, एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक समकोण बराबर 90 बराबर भाग में बांटा और हर एक भाग को, ठीक है, हर एक भाग को क्या कहा आपने, 1 डिग्री का नाम दे दिया, ठीक है। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को 1 अंश अथवा 1 डिग्री कहते हैं। इसे 1 डिग्री से इसको प्रदर्शित करने का क्या तरीका है भाई, ऐसे ऊपर छोटा सा शून्य बनाते हैं, इसी को हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो शास्त्रीय पद्धति में सबसे पहले समझिए कि एक समकोण बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, और 90 बराबर भागों में बांटा गया और हर एक भाग को 1 डिग्री कहा गया, ठीक है। अब देखिए, अब आप जो ये बनाते हैं चांदा जो होता है आपका, या प्रोटेक्टर होता है 90, तो भाई यहाँ 1 होता है, लेकिन क्या इससे पहले भी छोटी और रेखाएं खिंची होती हैं, हाँ खिंची होती हैं। तो अगर आपको उससे भी छोटा अगर आपको निकालना है, मतलब 1 डिग्री से भी छोटा कोण अगर आप नापना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए क्या होता है कि 1 डिग्री को या प्रत्येक अंश को भी 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक भाग को 1 मिनट या फिर 1 कला कहते हैं और इसे 1 डैश से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से देखिए, 1 डिग्री बराबर कितना हो जाता है आपका 60 मिनट। 1 डिग्री या 1 अंश बराबर हो जाता है 60 मिनट। इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है 1 लिखिए, ऊपर एक सिंपल डैश लगाइए, यह है आपका 1 मिनट, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, अब मान लीजिए 1 मिनट तो निकाल लिया, अब अगर आप मिनट से भी छोटा, देखिए जो मैं बात कह रहा था ना वो यहां पे है कि ये रहा आपका, ये जो बड़ी यहां पे 90, ये समकोण त्रिभुज हो जाता है, मतलब ये एक समकोण हो गया, ठीक है। अब इसमें जो ये छोटे छोटे बने हैं वो तो चलिए 1 डिग्री है, लेकिन अगर उससे भी छोटा नापना होता है, पहले 1 डिग्री आता है फिर 1 मिनट आता है। अब अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई हमें मिनट से भी छोटा कोण नापना है, तो उसके लिए ये होता है कि 1 मिनट को भी 60 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक भाग को 1 सेकंड कहते हैं। इसे 1 डबल डैश से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड्स। तो आपने क्या देखा भाई, पहले तो आपके पास एक समकोण था, एक समकोण को आपने 90 बराबर भागों में बांटा, उसे सबको 1 डिग्री कहा तो 90 डिग्री हो गया। अब 1 डिग्री को बांटना था तो उसे आपने 60 मिनट कह दिया, फिर 1 मिनट को आपने क्या कहा 60 सेकंड कह दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मिनट के लिए 1 कॉमा और सेकंड के लिए 2 कॉमा, ठीक। तो ये था हमारा डिग्री सिस्टम, समझ गए होंगे आप। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगले वाले पे। हाँ, तो दूसरी वाली पद्धति भाई हमने देखा था अभी, वो क्या था, शतास्क पद्धति या फ्रेंच पद्धति, ठीक है। ये मैक्सिमम फ्रेंच सिस्टम में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें है, इस पद्धति में एक समकोण को, समकोण भाई ये भाई यही, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग को 1 ग्रेड कहते हैं। इसे 1G से प्रदर्शित करते हैं। जहां आप डिग्री लगा रहे थे वहां पे G लिख देंगे, ठीक है। जहां आप डिग्री लगा रहे थे वहां पे आप G लिख देंगे। तो भाई ठीक है, इसमें ये जो कह रहा है वो याद समझ लीजिए कि एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा और हर एक भाग को 1 ग्रेड कहा, ठीक है, 1 ग्रेड कहा। तो एक समकोण नहीं, 1 ग्रेड नहीं कहा है भाई, क्या कहा है, एक समकोण को इसने क्या कहा है, एक समकोण को इसने 100 बराबर भागों में बांटा है, एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा है, तो एक समकोण बराबर हो जाता है 100 ग्रेड, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब वही है कि डिग्री को डिग्री से छोटा नापने के लिए मिनट निकाला था, वैसे ही यहां ग्रेड को भी और छोटा नापना है हमें, 1 ग्रेड से भी छोटा। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग को 1 मिनट या 1 कला कहते हैं। इसे 1 मिनट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी भाई याद रखिएगा, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट, ठीक है। इसी तरह 1 मिनट को भी 100 बराबर भागों में बांटा है, ठीक है। और क्या कहा है कि 1 मिनट बराबर 100 सेकंड, 1 मिनट बराबर 100 सेकंड, ठीक है।
ये हो गया हमारा फ्रेंच सिस्टम। अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है भाई, वृत्तीय पद्धति। तीन पद्धतियां थी, पहली थी आपकी डिग्री पद्धति, ठीक है, मतलब उसी नाम से हम उसको जानते हैं। दूसरी थी आपकी फ्रेंच पद्धति और तीसरी है आपकी वृत्तीय पद्धति, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं भाई, रेडियन पद्धति भी कहते हैं। तो इस पद्धति में जो है कोणों को मापने का जो पैमाना यूज होता है उसे हम रेडियन कहते हैं, या जो इकाई होती है उसे हम रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन। रेडियन से आप लोग परिचित होंगे, नहीं परिचित कम से कम नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इस पद्धति में क्या होता है, ध्यान से देखिए, इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में हम जो भी डिनोट करते हैं वो किस में डिनोट करते हैं, रेडियन में, ठीक है। अब रेडियन क्या होता है ये समझना जरूरी है भाई, कि रेडियन जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां ध्यान से देखिए, आप इस वृत्त को देखिए, या कहिए तो हम एक वृत्त बना देते हैं आपके लिए। पहले लाइन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है कि किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप के द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का माप 1 रेडियन होता है। अंतरित कोण का माप 1 रेडियन होता है। चलिए देख लीजिए भाई कैसे होता है। तो अगर मैंने मान लीजिए आपका ये वृत्त बना दिया, ठीक है, इसका ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। अब सेंटर से रेडियस, रेडियस तो यही होगी ना भाई, रेडियस ये होगी। मैंने मान लिया r, क्या माना, मैंने माना इसको r, मैंने मान लिया इसे r, ठीक है। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि अगर इसी r के बराबर, मतलब वृत्त की रेडियस के बराबर का लंबाई का चाप क्या होता है भाई, चाप तो ये है ना, चाप तो ये है ना, ठीक है। तो अगर ये भी r है, ये भी आपका r है, ठीक है, ये भी आपका r है, और इसको इससे अगर आप मिला रहे हैं तो ये जो यहां पे एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना भाई थीटा, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसी को हम कहते हैं 1 रेडियन। इसको क्या कहते हैं हम, 1 रेडियन, ठीक है। समझ गए आप लोग रेडियन क्या होता है भाई, ये भी तो r होगा, ये भी r होगा, ठीक। तो ये थीटा जो होता है ये होता है रेडियन। कब, जब वृत्त की सेंटर पे जो रेडियस है उसी रेडियस के बराबर का चाप काटा जाए और उसको केंद्र से मिला दिया जाए, तो वो जो एंगल बनेगा केंद्र पे उसे हम कह देते हैं 1 रेडियन, ठीक है। रेडियन को प्रदर्शित करने का ये तरीका होता है 1c। वैसे मैं अभी और बताऊंगा कि कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। 1c अगर आपने लिखा है तो ये हो जाता है रेडियन। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब भाई एक चीज और जान लो यहां पे आप, कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है। तो 1 रेडियन जो होता है उसे अंश, रेडियन को भाई डिग्री में भी तो बदलना है, अमूमन ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई आपसे, ठीक है, कि 1 रेडियन बराबर हो जाता है आपका 180 बाई पाई, 180 बाई पाई डिग्री। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। अब देखिए पाई, आप कहेंगे कि सर पाई तो होता है हमारा, अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज रहते होंगे ना कि सर पाई कहीं कहीं 180 डिग्री मान लेते हैं, और पाई की वैल्यू जो हमने याद की है वो तो 3.14 होती है भाई, 3.14 होती है ना पाई की वैल्यू। तो पाई की वैल्यू तो आपको पता है ना 22/7 या 3.14 होती है। तो ये कभी कभी 180 डिग्री क्यों लिखी रहती है भाई, बताते हैं। देखो क्या होता है, अब 1 रेडियन बराबर 1 रेडियन बराबर आपने लिखा है 180 बटे पाई डिग्री, ठीक है। तो अब इसे ये तो लिख सकते हो ना, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये याद रखना भाई, पाई रेडियन होता है 180, पाई रेडियन होता है 180, पाई नहीं होता है 180, ठीक है। पाई की वैल्यू तो वही होती है 3.14, ठीक। अब देखिए ये आपसे कई बार पूछा गया है कि 1 रेडियन को डिग्री में बदलोगे तो आप कितना आएगा, तो 1 रेडियन बराबर होता है 57.2
3 डिग्री, ये आप याद भी रख सकते हो और कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो 1 रेडियन को कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, वही 180/3 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 57.3, ठीक है। और ये लाइन लिखी हुई है आपकी जो मैंने अभी यहां पे बताई कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, या पाई रेडियन को हम लिख देते हैं 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भाई आपको जो क्वेश्चंस करने होते हैं उसको मैंने वैसे लाइन में लिख दिया है कि अगर किसी रेडियन को अंश में बदलना है, ठीक है, तो क्या करना है, रेडियन के मान में 180/पाई का गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है, 180/पाई का गुणा कर दिया जाता है। और अगर अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 का गुणा कर दिया जाता है। ये दोनों पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 1-2 पॉइंट्स और है कि यदि कोई कोण रेडियन में व्यक्त है तो रेडियन लिखना आवश्यक नहीं होता है, रेडियन लिखा होना आवश्यक नहीं होता है। अगर जैसे वो कह दे कि कोई कोण है जो 90 है, डिग्री नहीं लगाया है यहां पे, तो इसका मतलब होता है कि वो 90 रेडियन लिखा हुआ है, ठीक है। और यदि किसी कोण के साथ कोई इकाई नहीं दी गई है तो भी मान लिया जाता है कि उस कोण की इकाई रेडियन है। क्या मान लिया जाता है, उस कोण की इकाई रेडियन है, ठीक। नेक्स्ट, तो भाई देखिए ये था आपका प्रणाली सिस्टम या कोणों के मापने की प्रणालियां, ये हमने पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। ये हमने आपके साथ मिलके कवर कर लिया है, ठीक है। कोणों के मापने की प्रणाली हमने कवर कर ली। अब हमने कहा था कि भाई हम समकोण त्रिभुज देखेंगे और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको त्रिभुज पता होना चाहिए। कोण तो हमने जान लिए, कोण जान लिए, अब त्रिभुज जानो, ठीक है। और त्रिभुज जानने के बाद आप जानो कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय भी जानना जरूरी है। आइए देखते हैं यहां पे क्या है भाई, ये समकोण त्रिभुज क्या है। तो देखिए भाई, त्रिभुज आप जानते होंगे कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आप त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये देखिए आपका ABC एक त्रिभुज है, सामने बना हुआ है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो अब इसकी जो तीनों भुजाएं हैं उसको हम नाम देते हैं, तीनों जो भुजाएं हैं उसको हम नाम देते हैं। तो अब देखिए त्रिभुज है आपको, ठीक, तो इसका नाम देते समय यह ध्यान रखना होता है कि आप इसे देख कहां से रहे हैं। नाम देते वक्त इसे ध्यान रखना है कि इसे आप देख कहां से रहे हैं। अगली स्लाइड में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे यहां पे इसने हाइट, हाइपोटेन्यूज, हाइट और बेस लिखा हुआ है, तो ये कहां से देख रहा है, क्या यहां से, नहीं, ये देख रहा है पॉइंट सी से। ये कहां से देख रहा है, पॉइंट सी से, मतलब इस जगह पे खड़े होके आप देख, भाई जैसे मान लो यार, अगर आप यहां खड़े हो, ठीक है, और यहां पे एक लाइन है, तो आप क्या बताओगे, आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना कि भाई ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई तो बताओगे आप, या इसे क्या बोलोगे, ये कहोगे कि लंबवत है, इसे बोलोगे लंबवत। तो जब आप यहां खड़े हो तो इसकी जो सामने वाली भुजा है उसे आप नाम देते हो हाइट। उसे क्या नाम देते हो, हाइट, या फिर इसे बोलते हो आप लंब। क्या बोलते हो आप इसे, लंब, ठीक है। और आप जहां खड़े हो वो आपका आधार होता है, ठीक है। यही तो आप सोचते हो कि यह आधार है। तो अगर आप यहां खड़े हो, अगर आप यहां खड़े हो तो ये बेस जो है वो आपका हो जाएगा आधार, ठीक है, ये हो जाएगा आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज, उसे हम नाम दे देते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। अब क्यों नाम देते हैं भाई, ये मान लिया गया, या हो सकता है जिसने खोज की हो उसका नाम हाइपोटेन्यूज रहा हो, ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया कर्ण। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, ठीक है, 3 भुजाएं हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किसको हाइट, इसको लंब क्यों कहते हैं। क्या ये हमेशा फिक्स रहती है, नहीं, एंगल देखने की जगह अगर बदल गई, जैसे भाई आप यहां से देख रहे थे सी पॉइंट से, तो ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो ये लंब और आधार, ये नीचे वाला आधार है, ये तो कर्ण रहेगा ही, सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण रहती ही है, ठीक है। लेकिन अगर
ये आप यहां से ना देख के यहां से देखेंगे तो फिर कहानी बदल जाएगी भाई। अगर आप ए से देखेंगे तो कहानी बदल जाएगी। अगली स्लाइड में देखेंगे कैसे बदलती है, ठीक है। और तब क्या होता है, अगली लाइन देखिए क्या, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा दो न्यून कोण होते हैं। हाँ सही बात है भाई, क्यों? क्योंकि त्रिभुज में तो आपको पता है ना 180 होना चाहिए। अब भाई अगर एक ही 90 हो गया है तो बाकी जो दो बचे हैं क्या, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों को 90 होना पड़ेगा। तो दोनों कुछ कुछ होंगे, 90 से नीचे वाले को न्यून कोण बोलते हैं, तो बाकी दोनों कोण तो न्यून का होंगे ही। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। ये वही कहानी है भाई कि अगर देखने की जगह बदल जाए, ठीक है, जहां से आप देख रहे थे अगर वो देखने की जगह बदल जाए तो क्या होगा, ठीक वही इस स्लाइड में आपको समझना है। चलिए देखिए कि क्या कहा इसने यहां पे, इसने कहा कि भाई ऐसा है कि एक त्रिभुज ले लो आप ए बी सी, ठीक है, ले लिया है। एक त्रिभुज ले लो आप ए बी सी ले लिया, ये पहला वाला, पहले वाले को देखिए, एक त्रिभुज लिया ए बी सी, जिसमें कहा कि अभी जो है, नहीं पहला वाला ना लीजिए भाई, दूसरा वाला लीजिए। ये जो कहानी कह रहा है वो पहले के हिसाब से नहीं कह रहा है, ये कहानी कह रहा है दूसरे के हिसाब से। हरा पेन ही रखते हैं, लाल और नीला तो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो हम जो है ये वाली कहानी इसमें देख रहे हैं, ठीक है, किसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल ए से देखना है। यहाँ पे हम कहां खड़े हैं, यहां खड़े हैं भाई, एंगल ए पे खड़े हैं। तो एंगल ए पे जब आप खड़े हैं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई जो सामने वाली भुजा, देखिए ये आपकी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने आप खड़े हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जहां खड़े हैं उसके सामने तो परपेंडिकुलर होता ही है, तो इस भुजा को क्या नाम देते हैं, परपेंडिकुलर या फिर लंब। क्या नाम देते हैं, लंब या परपेंडिकुलर, जो आप कहना चाहिए कह सकते हैं भाई, हाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। और जहां आप खड़े हैं, जहां आप खड़े हैं उस वाली भुजा को क्या नाम देते हैं, बेस या फिर आधार। क्या नाम देते हैं, बेस या फिर आधार, ठीक। और जो सबसे बड़ी भुजा है उसे तो हम हाइपोटेन्यूज कहते ही हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, उसे हम क्या कह देते हैं, कर्ण। तो ये यहां पे यही लिखा है, देखिए क्या लिखा है कि ए बी जो है भाई वो हमारा बेस है, परपेंडिकुलर जो है वो बीसी है और हाइपोटेन्यूज हमारा एसी है। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि अब हम जहां से खड़े होकर देख रहे थे वो जगह बदल देते हैं, वो जगह बदल देते हैं, ठीक। तो अब हम वो जगह बदलने जा रहे हैं भाई, हम वो अब जगह बदलने जा रहे हैं। ये कर लो, ठीक है। अब हम जगह बदलने जा रहे हैं। क्या कह रहा है, ऐसा है, अब आप एंगल सी पे खड़े हो जाओ। कहां खड़े हो जाओ भाई, एंगल सी पे खड़े हो जाओ। कलर मैच कर जा रहा है, वो कह रहा है कि एंगल सी पे खड़े हो जाओ। मतलब अब मैं यहां खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं भाई, यहां खड़ा हूं। तो जब मैं यहां खड़ा हूं तो मैंने कहा जो सामने वाली भुजा होती है वो होती है परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि जहां आप खड़े हो उसके सामने जो होता है वही तो लंबाई होती है। यही तो बताते हो कि आप जहां खड़े हो सामने दीवार है तो आप बताते हो भाई 5 फुट की दीवार है, ये लंबाई ही तो बता रहे हो उसकी, ठीक है, या फिर ये 6 फुट का आदमी है, ऐसे ही तो बोलते हो। तो ये हो जाएगी अब आपकी परपेंडिकुलर, अब ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर या फिर लंब। और जहां खड़े हो वो वाली भुजा हो जाती है बेस या फिर आधार, या फिर आधार, ठीक। और सबसे बड़ी वाली भुजा तो पता ही है कर्ण होती है, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण। तो भाई समझ गए आप कि अगर आपने देखने की जगह बदल दी, ठीक है, तो आपकी पूरी कहानी बदल जाएगी। ठीक, तो यहां तो समझ में आ गया होगा आपको कि अगर आप सी पे खड़े होकर देखोगे तो बेस जो है वह बीसी हो जाएगा, बेस जो है वह बीसी हो जाएगा, इरेज कर दें, ठीक है। अगर आप सी पे खड़े हो तो बेस आपका बीसी हो जाएगा, ठीक है। सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर ये एसी हो जाएगी, एबी हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज तो आपकी एसी है ही है, ठीक है। तो यहां तक आपने देख लिया। अब आगे बढ़िए, अब पाइथागोरस देखना होगा भाई। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई कि अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है,
ठीक है। अगर आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, तो मैंने बताया अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ये आपका लंब है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है बेस, और ये आपका कर्ण, ठीक है। अगर कोई समकोण, सबसे पहली बात तो भाई पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में अगर लंब, कर्ण और आधार हैं तो इनके बीच का संबंध जो है वो पाइथागोरस प्रमेय बताता है। तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं हम लोग। क्या होता है भाई, वो कहता है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज की, उसका स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के योगफल के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यही तो लिखा है। क्या लिखा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, भाई मैं तब से बोल रहा हूं, क्या है, कर्ण है। तो वो कह रहा है कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो आपके लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो भाई यही ये फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए, अभी जब हम नेक्स्ट क्लास में जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, अनुपात पढ़ेंगे, मतलब कि साइन कॉस टेन वाले, तो वहां पे आप हर जगह ही त्रिकोण, ये पाइथागोरस प्रमेय लगाते रहेंगे, ठीक, क्योंकि वहां ट्रिपलेट बनते हैं। अब देखिए पाइथागोरस हमने पढ़ लिया, आज की क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो अब जैसे देखिए आज हमने जो पढ़ा उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो हमने पढ़ा 3 शब्दों से मिलकर बना है भाई, ट्राइगोनिया और मेट्रॉन, ठीक है। 3 गोनिया कोण और मापन, ठीक है। तो त्रिकोणमिति को हमने कहा कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। एंगल क्या होता है, एंगल होता है किसी एक बिंदु पर एक सरल रेखा के परिक्रमा करने से कोण बनता है, मतलब रोटेशन करने से कोण बनता है, ठीक है। रोटेशन जो है वो 2 तरफ हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज होता है मेजरमेंट तो हमारा पॉजिटिव एंगल कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के घूमने की दिशा के उलट, और निगेटिव एंगल्स मतलब जब क्लॉकवाइज मेजरमेंट होता है तो उसे हम निगेटिव एंगल्स कहते हैं। आइए, उसके बाद हमने कोणों के मापन की पद्धतियां पढ़ी। कोणों के मापन की पद्धतियां पढ़ी, पहली थी हमारी डिग्री सिस्टम, ठीक है, या शास्त्रिक सिस्टम का। इसमें हमने एक समकोण को 90 डिग्री में बांटा, ठीक है, और 1 डिग्री को 60 मिनट में, और फिर उसके बाद 1 मिनट को 60 सेकंड में, ठीक है। दूसरा था हमारा शतास्क या फ्रेंच पद्धति। फ्रेंच पद्धति में हमने एक समकोण को 100 ग्रेड में बांटा, ग्रेड में, और 1 ग्रेड को 100 मिनट में, और 1 मिनट को 100 सेकंड में, ठीक है। और तीसरी थी हमारी वृत्तीय पद्धति, जिसे हम रेडियन पद्धति भी बोलते थे। उसमें 1 रेडियन बराबर होता है 180 बाई पाई अंश, या उसको जब काटेंगे पाई की वैल्यू 3.14 रख के, तो आपका जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है। अब आइए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि उसके बाद हमने पढ़ा समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, ठीक। उसके बाद हमने लंब, कर्ण और आधार देखे कि अगर कोण बदल रहा है तो वो कैसे बदलना है। उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय देख ली। एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने लगभग इतना पढ़ा है, और इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाई क्लास को जो है यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वहां से बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।